अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 10 यानी आपकी किताब के दूसरे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। बेटा, इस चैप्टर के अंदर दो मेजर हिस्सों में इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है। एक मेजर हिस्सा एसिड्स और बेसिस पर, जबकि दूसरा हिस्सा सॉल्ट्स पर बेस करता है। बेटा, आज इस टॉपिक के अंदर हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ एसिड्स और बेसिस के कुछ तबई खसूसियात को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। जी, तो अजीज़ तलबा, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम चैप्टर नंबर 10 को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 को हम ख़त्म कर चुके और चैप्टर नंबर 10 के अंदर से चैप्टर नंबर 9 का कोई इतना ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा। चैप्टर नंबर 10 जो आज हम शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ 3 चीज़ों को पढ़ना है। हमने सबसे पहले एसिड्स को पढ़ना है कि एसिड्स क्या होते हैं। हमने एसिड्स के साथ साथ बेसिस को पढ़ना है कि बेसिस क्या होती है। और तीसरी चीज़ हमारे पास सॉल्ट्स की कैटेगरी होगी। तो अजीज़ तलबा, इस चैप्टर का नाम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स है। इसमें हमारा ताल्लुक एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के साथ होगा। इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक टॉपिक एसिड्स और बेसिस पे होगा, जबकि दूसरा हिस्सा सॉल्ट्स के ऊपर बेस करेगा। तो चलिए चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, जो है एसिड्स और बेसिस पर। एसिड्स और बेसिस में आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहली चीज़, हम एसिड्स और बेसिस का तारुफ पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेसिस क्या हैं, प्लस इनकी तारीख कि कहाँ से इनका काम, इनके ऊपर मुताला जो है, स्टडी कहाँ से शुरू हुई, किस किस ने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन की है और हम आज किस जगह पर खड़े हैं। जबकि दूसरा हिस्सा हम एसिड्स और बेसिस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं तारुफ और उसकी तारीख की तरफ। तो ये जो टॉपिक है, ये हमें लेके जाएगा एसिड्स की। अगर हम लफ्ज़ एसिड्स को देखते हैं तो ये लफ्ज़ एसिडस नाम के लफ्ज़ से निकाला गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ एसिडस है, इसको लातीनी ज़बान से लिया गया है, जो एक लैटिन लैंग्वेज है। लातीनी ज़बान जो इस वक्त दुनिया में किसी भी जगह पर नहीं बोली जाती, उस ज़बान में से एसिडस के अंदर से ये लफ्ज़ एसिड निकाला गया है और इसका मतलब है तुर्श जायका रखने वाले। तो जिन भी चीज़ों का जायका अमूमन तुर्श होता है, हमने ये देखा है कि उन चीज़ों में एसिड होता है, यानी सॉर टेस्ट, थोड़ा सा तुर्श, थोड़ा सा खट्टा जायका होता है एसिड्स का। इसकी कुछ मिसालें हमें मिल सकती हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें एसिड्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी सिट्रस फल हैं, जैसे कि माल्टा, जैसे कि मौसमी, लीमू का शुमार भी इसके अंदर होता है। इन सारों के अंदर सिट्रिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है। इसी तरह दूसरी मिसाल है सिरका। सिरके के अंदर भी, ये भी हमारे घरों में आम शय है जो इस्तेमाल होती है। सिरके के अंदर एसिटिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है और ये एसिटिक एसिड खट्टा होता है। और इसी तरह और बहुत सारी तुर्श जायके वाली चीज़ें हैं जिनके अंदर से हम एसिड्स को निकाल सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले तो आप ये लफ्ज़ एसिड देखें। ये लफ्ज़ एसिडस से निकला है, जिसका मतलब है तुर्श जायका रखने वाली अशिया। लेकिन हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि दुनिया में सारी की सारी तुर्श जायके वाली चीज़ों के अंदर एसिड होगा, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होंगे उनके साथ ये एक ज़रूर जुड़ चुकी है जो तुर्श जायका होता है। अगर हम एसिड की तारीख में जाते हैं तो एसिड की तारीख हमें सबसे पहले जाबर बिन हयान तक लेकर जाती है।
डियर स्टूडेंट्स, जाबिर बिन हयान, जिसको बाबाए केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, और इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहने के पीछे जो बहुत बड़ी वजह है वो है इनका काम। इन्होंने एसिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इनके दीगर काम भी हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन एसिड्स के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। मिसाल के तौर पर जाबिर बिन हयान के मशहूर कामों में से चंद एक ऐसे एसिड्स हैं जिनको पहली मर्तबा जाबिर बिन हयान ने बनाया। उनके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसी तरह एसिटिक एसिड जो सिरके में से निकलता है उसको भी पहली दफा जाबिर बिन हयान ने ही बनाया। तो अजीज तलबा, जाबिर बिन हयान जो कि 8वीं सदी के एक साइंसदान है, मुस्लिम साइंसदान है, उन्होंने एसिड्स को उस वक्त डिस्कवर किया और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे बहुत ही मशहूर एसिड्स को डिस्कवर किया। तो एसिड की तारीख जो है वो हमें जाबिर बिन हयान की तरफ लेकर जाती है, और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को आपस में मिलाकर इन्होंने एक ऐसी शय बनाई जो आज तक इस्तेमाल हो रही है, जिसको एक्वा रीजिया कहा जाता है। अजीज तलबा, ये एक्वा रीजिया क्या चीज है? ये एक्वा रीजिया गोल्ड यानी सोने को हल करने वाला जो पानी होता है उसको एक्वा रीजिया कहा जाता है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो इंतहाई कम रिएक्टिव है, ये पानी के अंदर हल नहीं होता। सोने को हल करने के लिए जो एक लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्वा रीजिया है, और एक्वा रीजिया जाबिर बिन हयान ने बनाया और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिला के बनाया। ये तो बहुत पुरानी बात है। अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की तरफ आते हैं तो मॉडर्न केमिस्ट्री हमें एंटोनी लेवॉइजे की तरफ लेकर आती है। डियर स्टूडेंट्स, एंटोनी लेवॉइजे एक ऐसे साइंसदान का नाम है जिन्होंने हमें बताया कि एसिड में ऑक्सीजन होती है। यानी जाबिर बिन हयान की अगर हम बात करें, उन्होंने एसिड्स को डिस्कवर तो किया लेकिन वो उनके फॉर्मूले जो हैं वो नहीं बता सके। तो फॉर्मूले बनाने में एंटोनी लेवॉइजे बारी ले जाते हैं और वो बताते हैं कि एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन नाम की गैस मौजूद होती है। एंटोनी लेवॉइजे वही साइंसदान हैं जिन्होंने कंबस्शन का प्रोसेस हमें सबसे पहले समझाया। आग लगने का जो अमल है उसकी सारी साइंस एंटोनी लेवॉइजे ने हमें समझाई, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को एसिड के अंदर भी दिखाया, क्योंकि जलने का जो प्रोसेस है वो बगैर ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो किसी भी तरह से हमें एसिड नहीं लगता, एंटोनी लेवॉइजे वो साइंसदान है जिन्होंने हमें बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड के तौर पे काम कर सकता है, और ये एसिड के तौर पे कब काम करेगा? जब आप इसको पानी के अंदर हल करेंगे। और इसका सबूत ये हुआ जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हल किया और वो एसिड की खसूसियात दिखाने लग गया, तो उन्होंने इसके अंदर लिटमस पेपर को डिप किया। लिटमस पेपर जो कि एक इंडिकेटर है, जो एक निशानी है हमें ये चेक करने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस है। तो जब इसके अंदर नीला लिटमस पेपर डिप किया गया तो वो सुर्ख हो गया, जिससे साबित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाकई ही एसिड की खसूसियात रखता है। तो एंटोनी लेवॉइजे ने पहली मर्तबा हमें इस तरह की चीज़ों के बारे में बताया जिनके अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ साथ उसके अंदर वो एसिड्स की खसूसियात भी रखता है। एंटोनी लेवॉइजे के बाद बारी आती है सर हेम्फ्री डेवी की बारी आती है। सर हेम्फ्री डेवी वो साइंसदान हैं जिन्होंने पहली मर्तबा एक एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बारे में बताया कि वो एसिड है।
अजीज तलबा, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। एंटोनी लिवाइजे की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम चलें तो हमें पता चलता है कि वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर ऑक्सीजन होगा वो एसिड होगा, यानी उन्होंने एसिड को जोड़ दिया ऑक्सीजन की मौजूदगी के साथ। लेकिन सर हेम्फ्री डेवी ने यह साबित किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का भी एक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला है HCl। इसके अंदर कहीं पर भी हमें ऑक्सीजन जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद ये एसिड्स की खसूसियात रखता है। तो एसिड्स के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम हुए हैं। जैसे जाबिर बिन हयान 8वीं सदी के एक साइंसदान हैं, एंटोनी लिवाइजे जो हैं वो 18वीं सदी के एक साइंसदान हैं, सर हेम्फ्री डेवी 19वीं सदी के एक साइंसदान है। तो हर सदी में मुख्तलिफ लोगों ने एसिड्स के ऊपर काम किया और उसके बाद वो कुछ नताइज पर पहुंचे, एसिड्स और बेसिस की तारीफ़ों पर पहुंचे और अपने अपने कॉन्सेप्ट्स उन्होंने अपने अपने नज़रियात पेश किए। और वो नज़रियात इस चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अजीज़ तलबा, एसिड्स की तारुफ और तारीख जो है उसमें मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम एसिडस लफ्ज़ से निकाला गया है और उसका मतलब होता है तुर्श जायका। बेसिस की तरफ अगर हम आते हैं तो बेसिस का नाम किसी और नाम से नहीं निकाला गया, बेसिस बिलखसूस इसी एक टर्म को नाम दिया गया। और बेसिस का आम तौर पे जो जायका होता है वो कड़वा होता है। तो ये हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा है जिसमें हमने तारुफ और तारीख को पढ़ा है एसिड्स और बेसिस की। तो चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, और वो दूसरा हिस्सा है एसिड्स और बेसिस की खसूसियात। आज हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो एसिड्स और बेसिस की जो खसूसियात आज हम पढ़ेंगे ये तबई खसूसियात हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो अजीज तलबा, एक प्रॉपर्टी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड्स का जो जायका होता है वो तुर्श होता है, वो खट्टा सा जायका होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमन प्रिपेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक जो टेबल अब हम पढ़ने लगे हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई एक दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम एसिड्स के जायके की बात करते हैं। एसिड्स का जो जायका है वो तुर्श होता है, वो खट्टा जायका होता है। लेकिन ये डिटेल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड्स, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया की हर खट्टी चीज़ के अंदर एसिड मौजूद है। अलबत्ता ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि ज़्यादातर एसिड्स जो हैं उनका, या मैक्सिमम एसिड्स जो हैं उनका जायका तुर्श होता है, खट्टा होता है। और इसको चेक कैसे किया जा सकता है? चूँकि एसिड्स हमें जलाने की सलाहियत रखते हैं, वो स्किन के ऊपर और हमारे जिस्म को जला सकते हैं, लिहाजा इसको डिल्यूट किया जाएगा, उसको बहुत कम मिकदार में बहुत ज़्यादा पानी के अंदर डाला जाएगा, फिर उसका हम जायका जो है उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों को लेबॉर्ट्री में चेक करने से परहेज़ करना चाहिए। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम सिट्रस फल बशमूल लीमू वगैरह के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, सिरके के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि एसिड्स का जायका तुर्श होता है। अगर हम बेसिस के जायके की बात करें तो बेसिस का जायका अमूमन कड़वा होता है। तो बेसिस का जायका बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, और इसकी भी कॉमन लाइफ में मिसाल है कि अगर कभी हमारे मुंह में साबुन का सलूशन चला जाता है तो वो हमें कड़वा महसूस होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसिस मौजूद होती है। तो पहली प्रॉपर्टी एसिड्स और बेसिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो उनका जायका होगा। दूसरी चीज़, उनकी लिटमस पेपर के ऊपर उनका इफेक्ट। अजीज तलबा, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि लिटमस पेपर है क्या चीज। अगर आपको कभी लेबॉर्ट्री में दो चीजें आपके सामने रख दी जाएं, दो बीकर्स के अंदर, और आपसे कहा जाए कि इसमें से पहचाने कि कौन एसिड है और कौन बेस है, तो उनकी शनाख्त करने के लिए जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरह का होता है। इसकी जो इनमें दो फर्क है वो इनके रंग का फर्क है। एक नीला लिटमस पेपर है, एक सुर्ख लिटमस पेपर है। इस लिटमस पेपर को लिया कहाँ से जाता है? इसको कुछ जानदार चीज़ों से लिया जाता है, जिन जानदार चीज़ों को लाइकेंस कहा जाता है।
लिटमस पेपर लेबोरेटरी में इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इंडिकेटर का मतलब है कि ये सामने पड़ी हुई चीज की शनाख्त करेगा, इंडिकेट करके बताएगा कि उसकी नेचर क्या है। अजीज तलबा, एसिड्स की अगर आप बात करें तो एसिड्स जो हैं वो लिटमस पेपर पे क्या असर पैदा करते हैं कि ये नीला लिटमस जो होता है, नीला लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि सर अगर सुर्ख लिटमस इसमें डाल दिया जाए तो उस पर क्या होगा? तो बेटा रेड लिटमस के ऊपर इसका कोई असर पैदा नहीं होता, यानी जो रेड लिटमस होगा वो रेड ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लिटमस पेपर का सुर्ख रंग एसिड्स की निशानी है, यानी अगर उसको सुर्ख लिटमस उसमें डिप कर दिया जाए तो वो सुर्ख ही रहेगा, और अगर नीले लिटमस को डिप कर दिया जाए तो नीले वाला लिटमस जो है वो भी सुर्ख हो जाएगा। तो यहां से हमें दो बातें समझ लग रही हैं। एक तो हमें एसिड की एक प्रॉपर्टी भी समझ लग रही है, साथ ही साथ लेबोरेटरी में होने वाला एक टेस्ट भी हमें समझ लग रहा है। यानी अगर कहीं से आपको लिटमस पेपर मिल जाता है नीले वाला और आप घर में मौजूद लीमू के चंद कतरे उसके ऊपर डालते हैं तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि वो ब्लू लिटमस जो है वो खुद ब खुद रेड यानी सुर्ख लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो गया। बेसिस इसके उल्ट दिखाती हैं और बेसिस के अंदर सुर्ख लिटमस नीले के अंदर तब्दील हो जाता है, यह नीले रंग में तब्दील हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये ना सिर्फ प्रॉपर्टी है बल्कि एक टेस्ट है लेबोरेटरी में ये चेक करने के लिए कि क्या इफेक्ट होगा लिटमस पेपर के ऊपर एसिड्स का और बेसिस का। और मैं साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि ये आपके प्रैक्टिकल बुक के अंदर एक प्रैक्टिकल की सूरत भी मौजूद है जिसके अंदर चंद एक चीज़ें आपको दी जाएंगी और कहा जाएगा कि शनाख्त करें कि ये एसिड हैं या बेसिस हैं। चंद मशहूर सॉल्यूशंस आपके सामने रख दिए जाएंगे, आपने लिटमस पेपर डिप करके ये शनाख्त करनी है कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। तो जो नीले लिटमस को सुर्ख कर रहा होगा वो एसिड, और जो सुर्ख को नीले में तब्दील कर रहा हो वो बेस होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एसिड का हमारी स्किन के ऊपर असर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, चूंकि एसिड्स बड़े खतरनाक होते हैं और इनका रिएक्शन बहुत तेज होता है और अमूमन ये पानी के साथ बहुत शानदार रिएक्शन शो करते हैं, तो चूंकि हमारी स्किन में बहुत ज्यादा मिकदार में पानी होता है तो जो ही एसिड हमारी स्किन पे गिरता है ये हमारी स्किन को फौरन जला देता है। इसके इस जलाने वाले असर को हम कोरोसिव असर कहते हैं। ये इसकी कोरोसिव नेचर है। एसिड्स कोरोसिव होते हैं और ये हमारी स्किन को फौरन ही जला देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको काम करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और हमारी स्किन के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है इसलिए ये हमारी स्किन को फौरन जला देते हैं। तो एसिड्स जो हैं वो कोरोसिव इन एक्शन होते हैं। अगर इनका डिल्यूट सोल्यूशन हो तो वो डिल्यूट सोल्यूशन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो इनका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है वो हमारी स्किन को फौरन से जला देता है। लेकिन अगर हम बेसिस के ऊपर आए तो बेसिस की जहां तक बात है, बेसिस का असर कोरोसिव नहीं होता, तो इनका असर कोरोसिव नहीं होता। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि दो ऐसी बेसिस हैं जिनका असर हमारी स्किन पे कोरोसिव हो जाता है। उसमें से एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो ऐसी बेसिस हैं जो इंतहाई ताकतवर हैं और इनका हमारी स्किन के ऊपर कोरोसिव एक्शन हो जाता है। सो मां सिवाय सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी सारी नॉन कोरोसिव हैं, ये दोनों कोरोसिव हैं और इसीलिए इनके नामों के साथ हम कास्टिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, ये जहन में रखिएगा कि जहां कहीं पर भी आपकी किताब में कास्टिक का लफ्ज इस्तेमाल होगा
आपने समझ जाना है कि वो चीज करोसिव है। और ये लफ्ज एसिड्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एसिड्स तो सारे ही करोसिव होते हैं। ये लफ्ज सिर्फ बेसिस के लिए इस्तेमाल होगा। तो जिस बेस के साथ भी आप कास्टिक का लफ्ज देखें, आपने समझ जाना है कि वो करोसिव है और वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इस एतबार से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, ये इसका आम नाम जो होता है, जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं, वो है। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आम मार्केट में कास्टिक पोटैश के नाम से जाना जाता है। तो ये कास्टिक पोटैश के नाम से आमतौर पे मौजूद है। इसके अलावा आप कास्टिक का लफ्ज जिस भी बेस के साथ पढ़ें, आप समझ जाएं कि वो करोसिव फॉर्म में है। बहरहाल ये दो ऐसी बेसिस हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनका अगर सोल्यूशन बना हुआ है और वो हमारे हाथ पे या जिस्म के किसी हिस्से पे गिर जाता है तो हमें जलन शुरू हो जाएगी। तो एसिड सारे के सारे ही करोसिव होते हैं और बेसिस भी दो करोसिव हैं, बाकी सारे नॉन करोसिव हैं। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर हम इनको पानी में हल करते हैं तो क्या बनता है। यानी अगर हम एसिड्स और बेसिस को पानी में हल करें तो क्या बनेगा। पानी में हल करने का मतलब क्या है अजीज तलबा, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि पानी के अंदर हल करने का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन बनाना। तो क्या होगा कि अगर हम एसिड्स और बेसिस को पानी के अंदर हल करते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सारे के सारे एसिड्स पानी में हल हो जाते हैं। सारे के सारे एसिड्स पानी में हल हो जाते हैं। कोई ऐसा एसिड नहीं है जो पानी में हल ना हो, सारे के सारे एसिड्स पानी में हल हो जाते हैं। मगर बेसिस के साथ ऐसा नहीं है। ज्यादातर बेसिस पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिस हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होते। इसलिए हमने बेसिस के अंदर एक नई टर्म निकाली है और वो टर्म है एल्कली। अजीज तलबा, ये टर्म है एल्कली। अब एल्कली क्या टर्म है। एल्कली का मतलब है ऐसी बेस जो पानी में हल हो जाए। वो तमाम बेसिस जो पानी में हल हो जाते हैं उनको हम एल्कली का नाम देंगे। तो एसिड्स में याद रखिएगा कि सारे के सारे एसिड्स पानी में हल हो जाते हैं, बेसिस ज्यादातर हो जाती हैं और जो हल हो जाती हैं उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। जो नहीं हल होंगी उन्हें आपने बेसिस ही का नाम देना है, यानी एल्कली बेसिस में ही शुमार होती हैं। वो तमाम बेसिस जो पानी में हल हो जाती हैं उनको आपने एल्कलीज का नाम देना है। तो अगर ये पानी में हल हो जाती हैं तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इनका भी एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली कि क्या पानी में हल होंगे या नहीं होंगे। तमाम एसिड्स हल हो जाते हैं, बेसिस भी ज्यादातर हो जाते हैं, लेकिन चंद एक बेसिस पानी के अंदर हल नहीं होते। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ कि क्या एसिड्स और बेसिस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अजीज तलबा, आपने नहम क्लास के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है जो पानी में हल होके आयंस बनाते हैं और फिर उसमें से करंट पास कर जाता है। तो याद रखिएगा एसिड्स और बेसिस, चूंकि सारे एसिड्स पानी में हल हो जाते हैं, मतलब सबके सबका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। बेसिस कौन कौन सी पानी में हल होती है, हमने पढ़ा कि सिर्फ एल्कलीज हल होती हैं। तो चाहे एसिड्स हों चाहे बेसिस हों, जब आप उनको पानी में हल करोगे और वो पानी में हल हो जाएं तो उसके बाद वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम दोनों को टिक करेंगे कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों की ये प्रॉपर्टी, एसिड्स और बेसिस दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम है कि जब कभी भी आप उसको पानी में हल करते हैं तो पानी में हल करके, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट्स की सूरत में आ जाते हैं, उनमें से हम करंट आसानी पास कर लेते हैं।
तो अजीज़ तलबा, ये हैं वो 4-5 के करीब एसिड्स और बेसिस की खसूसियात जो आपकी बुक में गिवन है, और इनको हेडिंग्स के साथ आप करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो ये तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। अब मैं अपने पास से आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए एक या दो प्रॉपर्टीज़ और बताता हूं, और जो भी बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको ये नसीहत करता हूं कि आप इस बात को बुक के ऊपर लिखें, आपके बने बनाए नोट्स हो जाएंगे। एसिड्स की एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड्स की जो पीएच होती है, एसिड्स की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। यानी 7 से कम जिसकी भी पीएच आएगी वो एसिड होगा। और पीएच हमने कैसे निकालनी है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहरहाल इसकी प्रॉपर्टी है कि जिस भी चीज़ की पीएच 7 से कम आती है वो एसिड होगा, और जिस भी चीज़ की पीएच 7 से ज़्यादा आएगी वो बेस होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी अपनी किताब के अंदर आप ऐड कर लीजिए कि एसिड्स वो हैं जिनकी पीएच 7 से कम, और बेसिस वो हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा आएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई है आपके नॉलेज के लिए, इसको भी ऐड कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक जिसमें हमने एसिड्स और बेसिस का तारुफ पढ़ा है, और साथ ही साथ एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक सारे स्टूडेंट्स को जो है वो समझ लग चुका होगा। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बिलखसूस ये टेबल जो है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज़रूर तैयार करना है। थैंक यू। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग चुका होगा कि क्या एसिड्स होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, और उनको किस तरीके से हम लेबॉर्ट्री के अंदर शनाख्त कर सकते हैं। बच्चों, इसके अंदर जो हमने तबई खसूसियात का एक टेबल अभी डिस्कस किया है वो बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है, और एक मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को अच्छे अंदाज में ये टॉपिक समझ लग चुका होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।